दोस्तों, आज जो खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है। यह भारत के इतिहास का वो अध्याय है जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व से पढ़ेंगी। यह कहानी उस डर के अंत की है जो दशकों से भारत की गर्दन पर तलवार बनकर लटका हुआ था। यह कहानी है भारत की उस सबसे कमजोर नस्ल की जिसे दुनिया चिकन नेक कहती थी और जिसे काटने का सपना हमारे दुश्मन सालों से देख रहे थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब वही चिकन नेक भारत की कमजोरी नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा डर बन चुका है। और जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो सच कहूं, आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। एक ऐसा पतला सा रास्ता जिसकी चौड़ाई कई जगहों पर महज 22 किलोमीटर है। सुनने में यह आंकड़ा छोटा लगता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि अगर यह रास्ता कभी कट जाता तो भारत के करीब 25 करोड़ नागरिक एक झटके में देश के बाकी हिस्से से अलग थलग पड़ जाते। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा यानी हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट, यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, यह भारत की एकता की डोर थी। जरा आंखें बंद करके भारत का नक्शा सोचिए। पश्चिम बंगाल का उत्तर एक पतली सी हरी पट्टी, एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश और ठीक ऊपर भूटान के पार बैठा हुआ चीन। तीन देशों के बीच फंसी हुई यह जमीन दशकों तक भारत की सबसे बड़ी सामरिक चिंता रही। यही वजह थी कि चीन और पाकिस्तान की नजरें हमेशा इसी जगह पर टिकी रहती थी। उन्हें बस एक मौके की तलाश थी। एक झटका और भारत दो हिस्सों में बंट जाए, नॉर्थ ईस्ट तक ना सेना पहुंचे, ना दवा, ना राशन, ना ईंधन। यह डर अचानक पैदा नहीं हुआ था। इसकी जड़ें 1962 के उस युद्ध में थीं जब चीन ने धोखे से हमला किया और अरुणाचल के रास्ते तेजपुर तक पहुंच गया। उस समय दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को पहली बार यह एहसास हुआ कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर कट गया तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं। उसी दिन से यह 22 किलोमीटर की पट्टी भारत की दुखती रग बन गई। हर रक्षा विश्लेषण, हर वॉर गेम, हर सैन्य योजना में पहला सवाल यही होता था, अगर चिकन नेक पर हमला हुआ तो क्या करेंगे। दुश्मन को भी यह बात अच्छी तरह पता थी। चीन जानता था कि सीधी लड़ाई हमेशा जरूरी नहीं होती। वो पड़ोसियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है, कर्ज के जाल में फंसाता है, हथियार देता है और फिर अपनी रणनीति के मुताबिक चाल चलता है। इसी खेल में चीन ने उस देश को चुना जिसे भारत ने अपने खून से आजाद कराया था, बांग्लादेश। 1971 में जिनके लिए भारतीय जवानों ने जान दी, वही देश धीरे धीरे चीन के प्रभाव में जाता चला गया। चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया, हथियार दिए, पनडुब्बियां दी, बंदरगाह विकसित किए। चटगांव और पायरा जैसे पोर्ट्स चीन के लिए सिर्फ व्यापारिक ठिकाने नहीं थे बल्कि भारत पर नजर रखने के अड्डे थे। चीन की मंशा साफ थी, भारत को चारों तरफ से घेरना। यही उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति थी और इस पूरी योजना का सबसे अहम निशाना था सिलीगुड़ी कॉरिडोर। 2017 में डोकलाम का संकट आया। भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। चीन भूटान के इलाके में सड़क बना रहा था और भारत समझ चुका था कि यह सड़क क्यों बन रही है। ऊंचाई से तोपें लगाकर सीधे चिकन नेक को निशाना बनाने की तैयारी थी। उस वक्त भारत के रणनीतिकारों को यह बात शीशे की तरह साफ दिख गई। अगर अब भी इलाज नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन भारत ने वो रास्ता नहीं चुना जो दुश्मन चाहता था, ना सीधा युद्ध, ना आक्रामक बयानबाजी। भारत ने चुना एक ऐसा रास्ता जिसे बाद में लोग साइलेंट ऑपरेशन कहने लगे। यह टैंक और मिसाइलों की लड़ाई ना आपी ईंन थी, यह दिमाग, धैर्य और दूरदर्शिता की लड़ाई थी। भारत ने तय किया कि 22 किलोमीटर की इस मजबूरी पर निर्भरता ही खत्म कर दी जाएगी और पूरे शेषन से और खर्त मचमूनो 2200 जानकार निर्भरता ही खत्म कर दी जाएगी। सबसे पहला कदम था एक वैकल्पिक रास्ता बनाना। जैसे दिल की नस ब्लॉक हो जाए तो डॉक्टर बाईपास बनाता है। भारत ने भी अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए बाईपास बनाने का फैसला किया। बांग्लादेश के रहमोक्रम पर निर्भर रहने से इनकार, और यहीं से भारत ने रुख किया म्यांमार की तरफ। शुरू हुआ कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। एक ऐसा नाम जो सुनने में भले ही साधारण लगे
लेकिन इसके मायने बेहद गहरे थे। कोलकाता और हल्दिया के बंदरगाहों से समुद्र के रास्ते म्यांमार के सितवे पोर्ट तक, वहां से नदी के जरिए अंदरूनी इलाकों तक और फिर सड़क के जरिए सीधे मिजोरम। यह 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा एक नया जीवन रेखा थी। इसका मतलब साफ था, अगर कभी चिकन नेक पर खतरा आया भी तो नॉर्थ ईस्ट भूखा, प्यासा या असहाय नहीं रहेगा। सेना, राशन, दवाइयां, सब कुछ समुद्र और म्यांमार के रास्ते पहुंच सकता है। यह फैसला बांग्लादेश और चीन दोनों के लिए झटका था। बांग्लादेश, जो खुद को भारत की मजबूरी समझने लगा था, उसे एहसास हुआ कि भारत ने उसे बाईपास कर दिया है। उसकी रणनीतिक अहमियत एक झटके में कम हो गई। यही कूटनीति की सबसे बड़ी जीत होती है, दुश्मन को हराना नहीं बल्कि अप्रासंगिक बना देना। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। यह प्लान बी था। असली खेल अभी बाकी था। भारत सिर्फ वैकल्पिक रास्ते बनाकर संतुष्ट नहीं होने वाला था। भारत ने तय किया कि अब उसी 22 किलोमीटर के गलियारे को इतना मजबूत, इतना चौड़ा और इतना घातक बना दिया जाएगा कि दुश्मन उसे छूने से पहले 100 बार सोचे। और यहीं से शुरू हुआ वो काम जिसे दुनिया ने विकास समझा, लेकिन असल में वो भारत का सबसे खामोश सैन्य अभियान था। सड़कों का जाल, पुलों की मजबूती, सुरंगों का निर्माण। अब अरुणाचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया जो सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सेना के लिए गेम चेंजर था। ऑल वेदर सड़कें जिन पर टैंक, तोप और मिसाइलें चंद घंटों में सीमा तक पहुंच सके। जो रास्ते पहले 2-2 दिन में तय होते थे, वो अब 2-3 घंटे में पूरे होने लगे। बर्फ, बारिश, भूस्खलन, कुछ भी अब सेना की रफ्तार नहीं रोक सकता था। पहाड़ों को चीरकर सुरंगें बनाई गईं, नदियों पर ऐसे पुल खड़े किए गए जो जरूरत पड़ने पर रनवे का काम कर सकें। यह सब चुपचाप, बिना शोर के होता रहा। और दुनिया लद्दाख और अक्साई चिन की खबरों में उलझी रही। मीडिया का फोकस पश्चिमी सीमा पर था, लेकिन असली चाल पूर्व में चली जा रही थी। यह वही चाणक्य नीति थी, दुश्मन का ध्यान कहीं और उलझाओ और असली वार वहां करो जहां उसने सोचा भी ना हो। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां जमीन और समंदर के बाद भारत ने आसमान को भी अपनी ताकत बना लिया। यह वही मोर्चा था जिसने चिकन नेक को सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए मौत का जाल बना दिया। भारत ने समझ लिया था कि आधुनिक युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाता, असली बढ़त उसे मिलती है जिसके पास आसमान पर कंट्रोल हो। और इसी सोच के साथ नॉर्थ ईस्ट में वो काम शुरू हुआ जिसकी भनक दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों को भी नहीं लगी। अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम के उन इलाकों में जहां कभी अंग्रेजों के जमाने की कच्ची हवाई पट्टियां थीं, भारत ने उन्हें आधुनिक युद्ध के हिसाब से तैयार कर दिया। पासीघाट, मेचुका, जीरो, वालुंग जैसे नाम पहले सिर्फ स्थानीय लोगों को पता थे, लेकिन आज यही जगहें भारत की हवाई ताकत की रीढ़ बन चुकी हैं। इन एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स को लंबा किया गया, मजबूत बनाया गया और रात में उतरने की पूरी सुविधा दी गई। इसका मतलब यह था कि अब भारतीय वायुसेना को दिल्ली या मध्य भारत से उड़ान भरकर सीमा तक पहुंचने में घंटों नहीं लगते। अब हमारे लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा से महज कुछ मिनट की दूरी पर तैनात थे। इसका असर क्या हुआ, इसे ऐसे समझिए। पहले अगर चीन ने कोई हरकत की तो जवाब देने में समय लगता था। अब अगर जरा सी भी हलचल हुई तो जवाब मिनटों में मिलेगा। यह सिर्फ सैन्य ताकत नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक दबाव था। दुश्मन को यह एहसास हो गया कि अब भारत को चौंकाना नामुमकिन है।